हेलो एवरीवन, मैं राजू एक बार फिर से मौजूद हूँ आप सभी के बीच एक और नई वीडियो लेकर। इसका टॉपिक है दोस्तों रिफॉर्म्स ऑफ लॉर्ड कार्नवालिस। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, लॉर्ड कार्नवालिस के सुधार। और इस टॉपिक को जो हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं, ये टॉपिक है सेमेस्टर 5 हिस्ट्री ऑनर्स डीएससी पेपर 1 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है इसको तो मैं वीडियो में बताऊंगा ही। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कई बार जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, इसलिए जो है आप इसको कतई भी जो है स्किप ना करें, इस वीडियो को पूरा देखें और पूरा देखने के बाद जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो आपने इस वीडियो से सीखा उसको जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लॉर्ड कार्नवालिस था कौन। तो लॉर्ड कार्नवालिस जो है गवर्नर जनरल थे। अब गवर्नर जनरल क्या होता है? गवर्नर जनरल होता है दोस्तों, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत देश में स्थापित हो चुकी थी तो सबसे पहले बंगाल में गवर्नर का पद हुआ करता था, जो क्या करते थे, बंगाल जैसे प्रांतों में अपने शासन, एक तरह से शासक के रूप में यहाँ पे क्या करते थे, शासन करते थे। जो अंग्रेज हुआ करते थे उन्हीं के कोई व्यक्ति जो यहाँ पे पदासीन होते थे, पद पर बैठे रहते थे। तो इसी प्रकार से गवर्नर जनरल का एक जो है पद बनती है। तो गवर्नर जनरल के रूप में कई सारे व्यक्ति आते हैं, जिनमें से लॉर्ड कार्नवालिस भी आते हैं। तो इन लॉर्ड कार्नवालिस का आखिर कौन कौन से सुधार थे, इन्होंने क्या अच्छे सुधार किए, क्या बुरे सुधार किए, इसका क्या फल निकला, ये सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग एक एक करके समझने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे कि लॉर्ड कार्नवालिस का जो शासनकाल था वो कंपनी के सीमा विस्तार से अधिक प्रशासनिक सुधार के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉर्ड कार्नवालिस ने क्या किया था, प्रशासनिक सुधारों में क्या दिया था, अपना बहुत ज़्यादा योगदान दिया था कि किसी क्षेत्र को, यानी भारत देश में जो प्रशासन चलाने की, शासन व्यवस्था चलाने की जो स्थिति होगी वो किस प्रकार से होगी, इस पर ज़्यादातर इन्होंने बल दिया था। ठीक, इससे पहले जो है हेस्टिंग्स की जो शासन सत्ता जो है समाप्त हुई थी, तो हेस्टिंग्स के बाद जो है कार्नवालिस लॉर्ड कार्नवालिस जो है गवर्नर जनरल बनकर जो है यहाँ पे आए थे। और उन्होंने क्या किया था, हेस्टिंग्स के समय में जो प्रशासनिक अव्यवस्था हुई थी, जो प्रशासनिक सुधार करने की जरूरत थी, उस पर सुधार करने का क्या किया, एक प्रकार से प्रयत्न किया। ठीक है, तो कार्नवालिस जो है हिंग दल, कौन सा दल, हिंग दल, ये याद नहीं रखना है, बिल्कुल याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। सीधी सी बात है कि लॉर्ड कार्नवालिस ने हिंग दल के जो सिद्धांत थे उसको जो है लागू करना शुरू किया, और वे जो सिद्धांत थे उसको एक एक करके जो है यहाँ पर लागू किया, और उन सिद्धांतों के आधार पर ही ये क्या कर सके, कंपनी का जो शासन है बहुत लंबे समय तक जो है कायम रख सके। तो चलिए समझते हैं कि लॉर्ड कार्नवालिस ने आखिर क्या क्या अपने समय में किया था। तो शासन के प्रत्येक क्षेत्र में लॉर्ड कार्नवालिस ने बहुत ज़्यादा सुधार किया था, चाहे वो न्याय व्यवस्था हो, पुलिस व्यवस्था हो, प्रशासन व्यवस्था हो, कर व्यवस्था हो, सभी के सभी जो है व्यवस्थाएं जो इनके शासनकाल में अच्छे तरीके से सुधार में आई थी। तो एक एक करके जो हम एक एक करके इन सभी चीज़ों को समझेंगे कि इन सुधारों के अंतर्गत इन्होंने क्या क्या किया था। तो सबसे पहला जो आपको दिख रहा होगा वो है हमारा न्यायिक सुधार। ठीक है, तो न्याय के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया था, न्याय के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार किया था। क्या किया था, शक्ति का पृथक्करण कर दिया था, यानी अलग अलग लोगों का शक्ति जो है, अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं उनका जो है अलगीकरण कर देंगे, पृथक्करण कर देंगे, और इसी सिद्धांत को इन्होंने अपनाया था। इन्होंने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो क्या करती है, टैक्स कलेक्ट करती हैं, उन पर निगरानी रखती हैं अलग अलग जो है ना। जैसे अभी के समय में इनकम टैक्स ऑफिसर कैसे होते हैं, उसी तरीके से इनमें भी ऑफिसर्स होते हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, वो क्या करते हैं, टैक्स कलेक्ट करती हैं। ठीक है, उसके बाद कलेक्टर या फिर न्याय संबंधी अधिकार, यानी कि सब कुछ जो है इनसे वापस ले लिया गया। ठीक है, अब जो उनका जिम्मा किसको दे दिया गया, इनका जिम्मा क्या हो गया, इनका जिम्मा केवल हो गया लगान वसूली करना। क्या करना, लगान वसूली करना, टैक्स लेना। और जिले के जितने भी न्यायिक कार्य होते थे उनके लिए जो है इन्होंने क्या कर दिया, प्रत्येक जिले में न्यायाधीश की बहाली कर दी। जैसे अभी जज कैसे होते हैं उसी प्रकार से इन्होंने भी है क्या कर दी, प्रत्येक जिले में न्याय की बहाली कर दी, जैसे कि फौजदारी, पुलिस, ये सब सभी मामलों का क्या कर सके, वो निपटारा कर सके। सिंपल सी बात है, न्याय व्यवस्था चलाने के लिए उन्होंने न्यायाधीश की बहाली कर दी। ठीक है, और कुछ नहीं है। नंबर 2 क्या है, दीवानी न्याय प्रबंध। अब दीवानी न्याय प्रबंध में क्या है कि किस किस प्रकार की सुनवाई, जो हमारा जैसे कोर्ट जो होता है ना, वो उसमें किस किस प्रकार की सुनवाई की जाएगी, उसका प्रबंध कैसे इन्होंने किया। तो एक लाइन जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ इसको ध्यान से आप देखिएगा। सबसे पहले जो नाम मैं आपको बता रहा हूँ इस जगह पे लिखिएगा सदर दीवानी। ठीक है दोस्तों, क्या लिखिएगा, सदर दीवानी। उसके बाद लिखिएगा प्रांतीय न्यायालय, उसके बाद लिखिएगा जिला अदालत, उसके बाद लिखिएगा रजिस्ट्रार, और उसके बाद लिखिएगा मुंसिफे। ठीक है, यदि आपने इस चीज़ को नोट कर लिया है तो ही आगे इस वीडियो को देखें, अगर नोट नहीं किया है तो फिर से आप इसको थोड़ा सा पीछे की ओर स्किप करें और फिर से इसको देखें कि किस प्रकार से मैंने पॉइंट को लिखवाया है। सबसे पहले सदर दीवानी, प्रांतीय न्यायालय, जिला अदालत, रजिस्ट्रार, मुंसिफे। ठीक है, ये सब सारा जो है नाम आपने लिख लिया होगा। अब जो है ये टॉपिक अब आसानी से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं।
अब क्या है कि दीवानी मामलों की जो भी मामले की सुनवाई होगी, उसका जो सुनवाई होगा वो कहाँ होगा, जो अदालत में होगा, उसको जो है क्रमबद्ध तरीके से जो है क्या किया गया था, तैयार किया गया था। जैसे आज भी हमारे यहाँ पे न्यायिक व्यवस्था जो है उसमें क्या होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है ना, इसी प्रकार से यहाँ भी अलग अलग अदालतें थीं। तो सबसे ऊंचा जो अदालत था वो था हमारा सदर दीवानी अदालत। इसके बारे में भी मैंने बताया था ना एक एक पॉइंट। उसके बाद यदि कोई अदालत था तो वो था हमारा प्रांतीय न्यायालय। उसके नीचे यदि कोई अदालत था तो वो था जिला अदालत। उसके नीचे रजिस्ट्रार, उसके नीचे मुंसिफ। तो सबकी खासियत को आप यहाँ पे पढ़ते चलेंगे कि सदर दीवानी अदालत जो था, इसमें जो सदस्य होते थे वो कौन होते थे, गवर्नर जनरल या काउंसिल के सदस्य होते थे। गवर्नर जनरल या संसद के सदस्य होते थे। इस प्रकार से जो है इसमें क्या होता था कि जो 1000 रुपये, समझ में आ रहा है, 1000 रुपये तक की जो एक प्रकार से कह सकते हैं 1000 से ज़्यादा की जो मुकदमे होते थे, जहाँ पे 1000 रुपये से ज़्यादा की मुकदमे लड़ी जाती थी, वे मुकदमे इनके अंदर आती थी। और यदि ये 5000 से अधिक हो जाए, जैसे 1000, 2000, 3000, 4000, 4999 तक की सारी मुकदमा कौन लड़ता था, सर दीवानी अदालत में लड़ी जाती थी। यदि 5000 से ज़्यादा हो जाए तो लंदन के जो सम्राट होते थे, लंदन के जो राजा होते थे, वे अपने काउंसिल में, वे अपने परिषद में क्या करते थे, कोई भी जो भी समस्या है उसका निपटारा करते थे, यदि वो 5000 से अधिक मूल्य का मुकदमा होगा। ठीक है। और ठीक इसके नीचे प्रांतीय न्यायालय आता था। इनकी संख्याएं 4 थीं। क्या थी? इनकी संख्याएं 4 थी। जो कहाँ कहाँ थी इसको याद रख सकते हैं आप, नहीं याद रखिएगा तो भी चलेगा। कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका और पटना, इसमें जो है इन 4 जो है क्या थे, प्रांतीय न्यायालय थे। ठीक है, क्या थे, प्रांतीय न्यायालय थे। अब जो है इनमें 3 यूरोपीय जज थे। इनमें क्या थे, प्रांतीय न्यायालय में 3 यूरोप के जज थे। और ये क्या करते थे, अपने साथ अफसर रखते थे, काजी, मुफ्ती और पंडित। ठीक है, इन अफसरों को क्या करते थे, अपने सहायता के लिए रखते थे। और फिर इसके अंडर आता है जिला न्यायालय। इनके अंडर क्या आता था, जिला न्यायालय। और ये जिला न्यायालय के कार्यों का क्या करते थे, निरीक्षण करते थे। कौन, प्रांतीय न्यायालय क्या करेंगे, जिला न्यायालय का निरीक्षण करेंगे। ठीक है। और जो है इसमें बहुत सारे ऐसे मामले आते थे जो 1000 रुपये तक का भी, 1000 से नीचे तक का भी क्या करते थे, मुकदमों का देख रेख करते थे। मुकदमे की क्या करते थे, एक प्रकार से इनका फैसला करते थे। इनके अंदर आता था जिला अदालत, जिसको जिला न्यायालय ही कह सकते हैं। ठीक है, तो जिला अदालत बोलो या जिला न्यायालय बोलो, इसमें क्या होता था, जो जज होते थे वे अंग्रेजों के अधीन होते थे। अंग्रेज जैसा कहते थे वैसा काम करते थे। अब जो है यूरोपीय और ब्रिटिश प्रजा को छोड़कर, यानी कि जो यूरोप के लोग थे या अंग्रेज थे, या फिर जैसे यूरोपीय क्षेत्र जैसे कह सकते हैं हम लोग, ब्रिटेन वगैरह हो सकता है, इंग्लैंड वगैरह हो सकते हैं, अमेरिका हो सकता है, ये सब के जो क्षेत्र हैं, तो उधर के जो क्षेत्र में रहने वाले, यानी कि बाहर के क्षेत्र के रहने वाले को छोड़कर यहाँ जो लोग रह रहे हैं, वे सभी के सभी व्यक्ति क्या कर सकते हैं, इस अदालत का फ़ायदा उठा सकते हैं, यानी कि जिला अदालत का फ़ायदा उठा सकते हैं। इस प्रकार से इन्होंने किया। उसके बाद रजिस्ट्रार, ठीक है, उसके बाद मुंसिफे, ऐसे ऐसे जो है इन्होंने क्या किया, इन लोगों को ग्रामों में जो छोटे छोटे गाँव थे वहाँ पर जो है इन लोगों को पदस्थापित किया। और पदस्थापित करने के बाद यहाँ के मुकदमों पर जो है इन लोगों ने विचार विमर्श करना चालू किया। ठीक है। अगला है फौजदारी न्याय प्रबंध। फौजदारी न्याय प्रबंध में कुछ नहीं लिखना है। किसी भी प्रकार से यदि कोई अपराधी कुछ अपराध करता था तो उसको मृत्यु दंड देने से पहले क्या करना पड़ता था, सदर निजामत अदालत, ध्यान दीजिएगा, सदर निजामत अदालत, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अंतिम, मतलब कि ये अंतिम कोर्ट थी किसका, फौजदारी न्याय प्रबंध का। ठीक है, तो फौजदारी मुकदमे का जो है यहाँ पे एक प्रकार से फैसला होता था। अब इसमें जो भी व्यक्ति यदि किसी प्रकार से कोई गलती करता था, कोई अपराधी होता था, तो उसके जो है मामलों की सुनवाई इनके अधीन होती थी। और इसमें क्या हुआ, कुछ सुधार किया गया कि यदि हत्या का मामला इसके अंदर आता है फौजदारी प्रबंध के अंदर, तो हत्यारा जो होगा, यानी जिसने कत्ल किया होगा, उसकी भावना पर भी बल दिया जाएगा कि किस भावना पे आकर जो इन्होंने कत्ल किया है, कि हो सकता है गुस्से में आकर, हो सकता है बदले की भावना में लेकर, ये सब सारी चीज़ें जो है इसमें हुई। और इसमें क्या हुआ, इस प्रकार से अस्त्र, ढंग, ये सब सारी चीज़ों की बातें होने लगी। एक प्रकार से यहाँ कह सकते हैं कि धर्म के रूप में जो है, पहले धर्म के रूप पर जैसे यानी कि हिंदू मुस्लिम ये सब सारी चीज़ों पर विचार विमर्श होता था ना, कौन सही कौन गलत, लेकिन अब धर्म पे ना होकर यहाँ इनके भावनाओं पर होगी कि ये क्यों किया इन्होंने ऐसा। ठीक है, तो उस प्रकार से भावनाओं पर यहाँ के कोर्ट चलते थे। उसके बाद इन्होंने कानून संग्रह समझना है। कानून संग्रह कुछ नहीं है दोस्तों, कि इन्होंने जो कानून बनाया, जो कानून अभी हम लोगों ने इससे पहले 3 कानून जो हम लोगों ने पढ़ दिया, उसी कानून को यहाँ पे लिख देना है कि इन्होंने क्या किया था, सन 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस संहिता बनाया। इन्होंने योजना बनाई थी ना, कुछ नीति बनाई थी, नियम बनाई थी, उसी का नाम रखा कॉर्नवालिस संहिता। और इसमें क्या, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत दिया, राजस्व और न्याय व्यवस्था का सिद्धांत दिया, न्यायालय कैसे काम करेंगी, फौजदारी कानून में क्या सुधार होगा। ठीक है, इस सब सारे चीज़ों पर मोटे मोटे तौर पर जो है इन लोगों ने, मतलब इन्होंने जो है इन सभी चीज़ों के बारे में बताया था। किसने,
लॉर्ड कर्नवालिस ने। ठीक है, अब पुलिस की व्यवस्था समझते हैं। यदि आप किसी देश के राजा हैं, किसी देश के प्रधानमंत्री, किसी देश के राष्ट्रपति, किसी देश के जिला पार्षद, तो क्या करेंगे? पुलिस व्यवस्था को भी संभालेंगे ना, क्योंकि अगर प्रशासनिक व्यवस्था को सही करना है तो पुलिसकर्मी भी सही होनी चाहिए। तो पुलिसकर्मियों में आस्था को, मतलब उनकी उन एक प्रकार से उनके काम को सही करने के लिए, उनकी ईमानदारी को और लगन से काम करने के लिए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। पुलिसकर्मियों का वेतन बढ़ा दिया, जिसके कारण ये खुश होकर अच्छे तरीके से काम करते थे। इसके अलावा इनको पुरस्कृत भी करते थे। यदि एक गुंडा को या कोई मवाली को, कोई अपराधी को पकड़ते थे तो उनको पुरस्कार भी दिया जाता था। किनको? पुलिस को, ताकि ये अच्छा तरीका से काम कर सके अपना तारीफ में। ठीक है, तो इस प्रकार से जो इन्होंने ये सब सारी चीज़ें काम किया। और जो है यदि किसी प्रकार का कोई पैसा यदि ये हड़पते, कोई पैसा यदि पकड़वाते थे तो 1/10 हिस्सा, मतलब 10 रुपये में 1 रुपया जो है किसको दे दिया जाता था? इन पुलिस कर्मियों को दिया जाता था, जो यहाँ का दरोगा होता था। ठीक है, तो इस प्रकार से पुलिस व्यवस्था जो है अच्छे तरीके से चल रही थी। और पुलिस व्यवस्था जमींदारों को भी दे दी गई ताकि अच्छा तरीके से चल सके। लेकिन इसमें बहुत सारी गलतियां भी निकली, क्योंकि क्या है कि कई लोग गलत तरीके से भी दूसरे को पकड़ लेते थे ताकि उनको पुरस्कार मिले, उनको प्रमोशन मिले। तो ये सब क्या है? गलत हो रहा था ना। तो बस वो चीज़ यहाँ लिखना है। उसके बाद आप यहाँ पे लिखिएगा भ्रष्टाचार उन्मूलन का प्रयास। जो भ्रष्टाचार फैल रहा था उसको खत्म करने का प्रयास। ठीक है, ये तो आप आराम से याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये भ्रष्टाचार जो है उन लोगों ने देखा कि हमारे कर्मचारियों में जो है क्या है, रिश्वतखोरी ज़्यादा हो रही है, भ्रष्टाचार ज़्यादा हो रहा है। तो इसको रोकने के लिए उन्होंने घूस, उपहार, नजराना सब चीज़ों को बंद करना चालू कर दिया, सबके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। और उन्होंने कह दिया कि हमारे शासनकाल में सभी अधिकारी क्या करेंगे? ईमानदारी पूर्वक कार्य करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ लिखिएगा प्रशासनिक व्यवस्था का यूरोपीयकरण है। यानी कि यहाँ का जो प्रशासनिक व्यवस्था होगा उसके ऊपर जितने भी पद होंगे वो क्या होंगे? यहाँ के भारतीयों को ना देकर किसको दिए जाएंगे? अंग्रेजों को ही दिए जाएंगे। क्योंकि ये ऐसा मानता था कि भारतीय क्या होते हैं? भ्रष्ट होते हैं, राजभक्ति अच्छा तरीका से नहीं करेंगे, हमारा कार्य अच्छा तरीका से नहीं करेंगे, एक प्रकार से डिसिप्लिन में होकर काम नहीं करेंगे। जिसके कारण क्या होता था? ये यूरोप देश के यानी बड़े बड़े अंग्रेजों को क्या करते थे? बड़े बड़े पद दिया करते थे। और यहाँ के छोटे छोटे लोगों को, यहाँ के छोटे छोटे शासकों को, जो भारत देश के रहने वाले हैं, उनको जमादार, सूबेदार, ठीक है, मुंसिफ है, अमीन, ये सब सारे चीज़ों में रखकर छोटे मोटे वेतन दिया करते थे। लगभग 500 पौंड जो है वार्षिक वेतन के पद पर जो है इन लोगों को रखा जाता था। किनको रखा जाता था? हम लोगों को, यानी भारतीयों को रखा जाता था। ठीक है, ये थी इनकी इस नीति में। उसके बाद राजस्व व्यवस्था समझिए। राजस्व व्यवस्था यानी कि जो टैक्स लेने की व्यवस्था थी। ठीक है, तो कर वसूलने के लिए इन लोगों ने मतलब इन्होंने क्या किया? कलेक्टरों को ऊपर छोड़ दिया। जो कलेक्टर होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, तो उनके ऊपर जो है ये सारा का सारा काम छोड़ दिया। लेकिन इन्होंने रेवेन्यू ऑफ बोर्ड की स्थापना की थी। ये क्या करते थे? समय समय पर ये सारे के सारे राजस्व के क्या करते थे? निरीक्षण करते थे। और इन लोगों ने बांट रखा था कि कौन से क्षेत्र जो है कितने अलग अलग अंडर में आते हैं। और लगभग जो है उस समय ये सब सारे चीज़ों में कमी कर दी गई थी 36 से घटाकर, मतलब जो ये राजस्व के जो क्षेत्र थे उनको 36 से घटाकर क्या कर दिया था? 23 कर दिया था। ठीक है, अब अस्थाई प्रबंध क्या किया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको अलग से ही आपको समझना है। इसको अस्थाई बंदोबस्त भी कहते हैं। अस्थाई बंदोबस्त को थोड़ा ध्यान से समझिएगा दोस्तों, इसको टूटी फूटी लैंग्वेज में लेकिन सटीक तरीके से मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ उसको आपको नहीं समझना, मैं आपको जो समझा रहा हूँ वही आप लिखोगे तो अच्छा तरीका से आप एग्जाम में लिख सकते हो और नंबर भी आने की पूरी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ अस्थाई बंदोबस्त क्या था जो इसने यानी लॉर्ड कर्नवालिस ने लागू किया था। देखिए दोस्तों, सन 1770 ईस्वी में, कब? सन 1770 ईस्वी के आसपास जो है पश्चिम बंगाल में क्या हो गया था? यहाँ जो है जीना दुभर हो गया था। यहाँ पे एक प्रकार से संकटपूर्ण स्थिति आ गई थी, जिसके कारण व्यापार में, कृषि में, बहुत सारी चीज़ों में क्या होने लगा था? नुकसान होने लगा था। जिसके कारण इन लोगों ने जो है राजस्व लौटाने के लिए एक अलग प्रकार की नीति लाने की मांग की। तब क्या किया? यहाँ के लोगों के लिए राहत के लिए इन लोगों ने क्या कर दिया? यानी कि लॉर्ड कर्नवालिस ने क्या कर दिया? एक समय निश्चित कर दिया कि आप इतने समय के अंदर जो है आप अपना लगान चुकाएंगे। मतलब कि उन लोग जो है एक दूसरे से अलग अलग तरीके से ले लेता था ना लगान। अब ये लोग क्या करेगा? परमानेंट एक लगान फिक्स कर देगा कि आप 1 साल के अंदर इतना लगान देंगे, आप कभी भी दे सकते हैं, समय दे देता था। ठीक है, तो सन 1793 में बंगाल और बिहार में इस व्यवस्था को क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। लेकिन इसमें क्या था? इसमें यह चीज़ था कि इन लगानों की वसूली कौन करेंगे? जमींदार करेंगे। और इन भूमि का भी स्वामित्व किसके ऊपर होगा? जमींदारों के ऊपर होगा। यदि ये लगान समय पर नहीं मिलेंगे तो इनके जमीन को, यानी किसानों के जमीन को क्या कर लिया जाएगा? छीन लिया जाएगा। ये सारे चीज़ें इसमें प्रावधान थे। ठीक है, तो ये जो स्थायी बंदोबस्त थी उसके बहुत सारे
गुण और दोष हैं जो कि यहाँ लिखे हुए हैं। सिंपल सी बात, इसका सबसे पहला गुण था कि इसमें क्या हो गया था, यहाँ के लोगों को समय मिल गया था, सटीक समय मिल गया था, निश्चित राशि मिल गई थी कि कितना राशि इनको जमा करनी है। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें जो है इन लोगों के लिए अच्छी बात थी। यानी कि सरकार को अब लगान की राशि निश्चित कर दिया और इसमें से किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, ऐसा फिक्स कर दिया। ना कम लिया जाएगा ना ज़्यादा, जितना फिक्स लिया गया है ऐसे ऐसे सारी चीज़ें। और जब ऐसे सारी चीज़ें सरकार को यानी ब्रिटिश सरकार को पता चली कि हमसे इसका एक फ़ायदा और है, क्या है, वसूली का झंझट खत्म और जहाँ कहाँ हमको कितना खर्च करना है ये भी हमको अच्छा तरीक़ा से समझ में आएगा। इस प्रकार से इन्होंने ये इसके अधीन किया। ठीक है, और इसके दोष भी थे। इसके सबसे बड़ा दोष क्या था, इसका सबसे बड़ा दोष था कि स्थायी बंदोबस्त होने से सरकार की आय निश्चित हो गई, यानी सरकार फिक्स हो गई ना कि इतना ही उसको मिलना है ना, अब तो इसमें बढ़ोतरी नहीं किया जा सकते। तो सबसे बड़ा दोष तो यही हुआ, गुण से ही दोस्त को चोरी कर लिया ना, यानी गुण जो उसका उल्टा दोष, सिंपल। ठीक है, इसके बाद बार बार बंदोबस्ती करने की जो परेशानी थी सरकार को, उससे छुटकारा मिल गया। सॉरी, ये क्या हो जाएगा, लाभ में चला जाएगा। ठीक है, अब सबसे बड़ा दोष यदि हम लोग बात करेंगे तो सबसे बड़ा दोष था कि यदि किसान ये कर नहीं चुका पाते थे तो उनकी जमीन उससे क्या हो जाती थी, छीन ली जाती थी। एक प्रकार से उनकी जमीन का जो अधिकार था वो खत्म कर दिया जाता था। दूसरा जो इसका दोष था वो था, यानी कि जो दुर्गुण था वो था कि इस बंदोबस्त में किसानों के जो हित थे उसका ध्यान बिल्कुल नहीं रखा गया था। जो नियम बनाए गए थे वे केवल और केवल नाम मात्र के थे, कठोर नियम बनाए गए थे, उनका पालन अच्छे तरीके से किसान नहीं कर पाता, जिसके कारण इनकी भूमि छीन ली जाती थी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं व्यापारिक सुधार। व्यापारिक सुधार में सिंपल सी बात है कि इन्होंने व्यापार के मामलों में भी बहुत अच्छे अच्छे सुधार किए थे। व्यक्तिगत रूप में यहाँ के व्यापार जो है घट रहे थे, यहाँ के लोग जैसे लूट घसोट या भ्रष्टाचार कर रहे थे तो उनको जो है दबाने के लिए इन लोगों ने क्या किया, एक प्रकार से अलग अलग नियम लाया। और जो है भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जो बोर्ड के सदस्य थे, इन्होंने जो बोर्ड बनाए थे, बोर्ड मेंबर बनाया था, 11 से घटाकर 5 कर दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो बोर्ड थे, जो ठेकेदार बोर्ड क्या करती थी, ठेकेदार जो थी कंपनी क्या करती थी, जैसे तैसे जो है घटिया कीमत पर भी है अपने माल को बेच दिया करता, अपने सामान को बेच दिया करती थी। और उन्हीं सामानों की जाँच परख करने के लिए ये बोर्ड बनाया और बोर्ड में क्या किया, 11 लोगों को रखा था। 11 लोगों की संख्या घटाकर फिर 5 कर दिया ताकि ये जो भ्रष्टाचार है वो खत्म हो सके। इस प्रकार से उन्होंने व्यापार के दृष्टिकोण से भी आर्थिक स्थिति में बहुत सारे क्या किए थे, सुधार किए थे। ठीक है, अब अगला जो हमारा पॉइंट होगा दोस्तों, क्या होगा, कॉर्नवालिस के सुधार का महत्व। आखिर क्या क्या महत्व था जो आपने पहले देखा, बस वही महत्व को आपको यहाँ पे लिखना है कि विदेश नीति का जो प्रभाव था बहुत अच्छा था इनका। युद्ध में कभी भी फंसाए हुए, मतलब बिना युद्ध को कंपनी में फंसाए हुए इन्होंने अच्छा अच्छा काम किया। साम्राज्य को सुरक्षा भी दिया, शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि भी किया, प्रशासनिक सुधार भी किया, नई दिशा में जो है अपनी कंपनी का प्रशासन को भी ले गया, एक नई ढांचा दिया। दो मुखी परिणाम निकले। दो मुखी परिणाम मतलब जो पहले से, मतलब 2 परिणाम निकले जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। यानी पहले से जो व्यवस्था चल रही थी उसको नष्ट कर दिया, जो बुरी व्यवस्था थी उसको खत्म कर दिया, और जो एक तरह से जो खराब व्यवस्था थी उसको खत्म करने के बाद नई व्यवस्था लाई, और नई व्यवस्था लाने के कारण क्या हुआ, भारत का नवनिर्माण हुआ। तो इस प्रकार से जो हम कह सकते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यहाँ पे जो है क्या किया, एक अच्छी तरीक़ा से अपनी सुधार नीति को अपनाया। और ये वीडियो जो है यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। तो कैसा लगा यह वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़ रहे हैं आप, तो एजुकेशन पर्पस के इस चैनल को क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को ऑल पे सेट कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाया करेंगी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आगे के वीडियो में। थैंक यू सो मच।